साथियों, बामसेव की 7वीं पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय परिषद आज यहां सोलापुर में हो रही है। और आज 28 है, कल 29 महाड़ में भी एक क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद 5 और 6 अक्टूबर को झारखंड स्टेट में स्टेट लेवल का अधिवेशन 2 दिन का झारखंड में हो रहा है। उसके बाद 13 तारीख को लखनऊ में 1 दिन का अति पिछड़े वर्ग के लोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद बिहार में 20 तारीख को कटिहार में क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें लगभग 14 जिलों का पार्टिसिपेशन होगा। उसके बाद 26 तारीख को परभनी में भटके विमुक्त जातियों का राज्यव्यापी सम्मेलन है। और 27 तारीख को नागपुर में राज्यव्यापी प्रबोधन प्रशिक्षण का सम्मेलन हो रहा है। 3 नवंबर को कलकत्ता में बंगाल स्टेट का राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। उसके बाद 9 और 10 को साउथ इंडिया का बंगलोर में 4 स्टेट का अधिवेशन होने जा रहा है। तो ये अंतहीन प्रक्रिया है। दिसंबर तक हर सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे को सारे देश में सम्मेलन चल रहे हैं। आज 28 और 29 को आंध्र प्रदेश स्टेट का अधिवेशन विशाखापट्टनम में आज चल रहा होगा। बोरकर साहब वहां बॉम्बे से गए हैं। तो साथियों, कहने का मेरा तात्पर्य ये है, आशय है कि सारे देश में 26 राज्यों में बामसेव के क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, विभागीय स्तरीय, जोनल स्तरीय कार्यक्रम सारे देश में लगातार चल रहे हैं। तो आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि यह सम्मेलन आयोजित करना लगता है बामसेव का कोई उद्देश्य है। आप सोच रहे होंगे कि सम्मेलन आयोजित करना, परिषदों का आयोजन करना ही बामसेव का काम है और कोई बामसेव का काम नहीं है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे। साथियों, सम्मेलन आयोजित करना बामसेव संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है। सम्मेलन अपने आप में भी कोई उद्देश्य नहीं है। सम्मेलन अपने आप में कोई मकसद नहीं है। सम्मेलन का अलग से मकसद है। सम्मेलन आयोजित करने का अलग से क्या मकसद है, ये जानने और समझने के लिए एक स्थिति, एक वस्तुस्थिति को जानना, परिस्थिति को जानना होगा, तो ये बात समझ में आएगी। साथियों, हमारी हजारों समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, एजुकेशनल समस्याएं हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं हैं। एक से गिनती करो तो हजारों है, हजारों समस्याएं हैं। और इन हजारों समस्याओं की हम प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं। प्रतिदिन इन समस्याओं की हम चर्चा करते रहते हैं और रोते रहते हैं और छाती पीटते रहते हैं। अरे उन्होंने ऐसा किया, अरे उन्होंने ये किया, अरे वो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उन्होंने फिर भी किया। हजारों समस्याएं हैं, मगर साथियों, इन हजारों समस्याओं में
एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में हमारे लोग बिल्कुल ही चर्चा नहीं करते। हजारों समस्याओं की वो चर्चा करते रहते हैं, मगर हजारों समस्याओं से भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में हमारे लोग बिल्कुल कोई चर्चा नहीं करते। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि हम किसी भी समस्या का समाधान करने लायक नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या के बारे में हम बिल्कुल ही चर्चा नहीं करते। हम इतने महान लोग हैं कि उन महानता का क्या बखान किया जाए, क्या प्रशंसा की जाए कि हमारी जो हजारों समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में हम चर्चा नहीं करते। कैसे समाधान होगा उसके बारे में चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन्होंने हमारी इन समस्याओं का निर्माण किया, जो हमारी समस्याओं के निर्माता है, हम उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे, जो हमारे सत्यानाश का कारण है। जो इन समस्याओं के निर्माता है, उन लोगों के ऊपर हम ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो करेंगे। कौन करेंगे? जिन्होंने हमारी समस्याओं का निर्माण किया, जो हमारे सत्यानाश का मूल कारण है, जो हमारे प्रश्न और समस्याएं निर्माण करने वाले बदमाश लोग हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जिम्मेवारी हम उनके ऊपर सौंप देते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल ही नहीं सोचते। इसलिए वामसेप ने यह सोचा कि अगर समाज के लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी दुश्मनों पर डाल देते हैं, तो यह जिम्मेवारी वामसेप की है कि वामसेप को सोचना होगा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्या करना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर साथियों, हमने ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि जो हमारी हजारों समस्याएं हैं, उसमें से हम एक भी समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं है, अर्थात हम लोग नालायक लोग हैं। हम लोग नालायक लोग हैं। ये बात मैं पब्लिकली इसलिए एडमिट करता हूं, और हर जगह ये बात एडमिट करता हूं कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग नालायक हैं। और ये बात मैं इसलिए पब्लिकली एडमिट करता हूं, फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज द फैक्ट। पहले तथ्य को स्वीकार करना होगा, पहले सत्य को स्वीकार करना होगा। सत्य अगर प्रतिकूल है तब भी स्वीकार करना होगा। केवल अनुकूल सत्य को स्वीकार करने का हमारा जो मानस है, इसे बदलना होगा। अगर सत्य प्रतिकूल है तब भी स्वीकार करना होगा। क्यों स्वीकार करना होगा? क्योंकि जो सत्य प्रतिकूल है अगर स्वीकार करोगे तो कहा जा सकता है कि प्रतिकूल सत्य को आप भिड़ना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान समस्याओं के साथ भिड़ने से होता है, समस्याओं से भागने से नहीं होता। समस्याओं के साथ भिड़ना होगा, भागने से किसी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। समस्याओं से भिड़ना होगा। और इस बात को ध्यान में रखकर हमारी ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी भी समस्या का समाधान करने लायक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर
साथियों, हमने इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हम लोग नालायक हैं। हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम नालायक हैं क्योंकि हम नालायक ज्यादा देर रहना नहीं चाहते। हम ज्यादा देर नालायक रहना नहीं चाहते और अपनी नालायकी को समाप्त करना चाहते हैं। कीपिंग इन माइंड, इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपनी नालायकी को समाप्त करने का कार्यक्रम बनाया। 2 पॉइंट प्रोग्राम, हमारी 2 पॉइंट प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हमने बनाया कि हम अपनी नालायकी को समाप्त करने का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। क्या है ये 2 पॉइंट प्रोग्राम? ये 2 पॉइंट प्रोग्राम है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्किंग ऑफ आवर सोसाइटी। इस संगठन का, ये जो हमारा समाज है, इसका नेटवर्किंग करना होगा। आज हम सोलापुर शहर में हमारी समाज की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। हमारे लोग 6 लाख गांवों में निवास करते हैं। जिन गांवों में हमारे लोग निवास करते हैं वो देश 32 राज्यों में विभाजित है, 583 जिलों में विभाजित है, 5,500 तहसीलों में विभाजित है, 55,000 ब्लॉक्स में विभाजित है, 6.5 लाख गांवों में विभाजित है जहां हमारे लोग निवास करते हैं। जहां हमारे लोग निवास करते हैं उन लोगों को पता नहीं है हम उनकी यहां चर्चा कर रहे हैं। उनको पता नहीं है हम यहां उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये अंतर जब तक बना रहेगा तब तक हमारा कोई भी आंदोलन मजबूत होने वाला नहीं है। ये याद रखो, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अपने आंदोलन से होगा, स्वाभिमानी आंदोलन से होगा, आत्मनिर्भर आंदोलन से होगा। आंदोलन भी केवल आंदोलन नहीं होगा बल्कि वो जन आंदोलन होगा। इसमें लोगों का सहभाग होगा। आंदोलन केवल आंदोलन नहीं होगा, जन आंदोलन होगा, लोगों का सहभाग होगा, तब जाकर हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। ये हम लोगों को याद रखना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ये नेटवर्किंग का कार्यक्रम बनाया कि हमारी 583 जिले में से 550 जिले में हमारी शाखा होनी चाहिए, सक्रिय शाखा होनी चाहिए। 5,500 तहसीलों में से 5,000 तहसीलों में हमारी शाखा होनी चाहिए। 55,000 ब्लॉक में से 50,000 ब्लॉक में हमारी शाखाएं होनी चाहिए। 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांव में हमारी शाखाएं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को हमने 99 को शुरू किया और 99 में हमने प्लान बनाया कि 23 राज्यों में 140 जिले में हमारी सक्रिय शाखाएं होनी चाहिए। हमने 140 जिले में फील्ड वर्क किया, 23 राज्यों में फील्ड वर्क किया और टेस्ट करने का प्लान बनाया कि हम अपने कार्य की खुद समीक्षा करेंगे। लक्ष्य हमने निर्धारित किया, कितना पूरा होता है, कितना अधूरा रहता है, उसकी समीक्षा हम खुद करेंगे, कोई और नहीं करने वाला। इस बात को ध्यान में रखकर हमने 99 में बिहार की राजधानी पटना में वामसेवक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया और वहां 23 राज्यों के 110 जिले के लोग उपस्थित हुए। 140 जिले में फील्ड वर्क किया, 110 जिले के लोग उपस्थित हुए। 30 जिले के लोग उपस्थित नहीं हुए। हमने अपना मापदंड निर्धारित किया। जो हमारे उद्देश्य से सहमत होते हैं, जो हमारे विचारधारा से सहमत होते हैं, जो हमारे कार्यक्रम के साथ सहमत होते हैं, परंतु जो फिजिकली हमारे साथ उपस्थित नहीं रहते हैं वो हमारे साथ नहीं है। जो फिजिकल उपस्थित नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। केवल वैचारिक रूप से सहमत होना सहमति नहीं है, वो हमारे साथ फिजिकली शारीरिक रूप से दिखाई देने चाहिए तो कहा जाएगा वो हमारे साथ इस आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी है, ऐसा कहा जाएगा। तो ये कार्यक्रम हमने बनाया कि 110 जिले के लोगों को लेकर अगले साल जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वामसेवक का राष्ट्रीय अधिवेशन 2000 साल में होगा तो उस समय 24 राज्यों के 200 जिले के लोग उपस्थित होने चाहिए। तो साथियों, हमने 226 जिलों में फील्ड वर्क किया और उस अधिवेशन में 24 राज्यों के 191 जिले के लोग उपस्थित हुए। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि हमारा कारवा आगे बढ़ना चाहिए, तो कारवा आगे
बढ़ रहा है। 191 जिलों में संगठन का नेटवर्क बढ़ गया, तो हमने 191 जिले के लोगों को साथ में लेकर 2001 में निर्णय किया कि दिल्ली में मामसेव का राष्ट्रीय। तो ताली बजाने को क्या लगता है? ताली बजाना बहुत आसान काम है, और मैं कहीं कोई बात ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरी बातें सुनकर लोग तालियां बजाएं, क्योंकि मैं जानता हूं लोग ऐसा सोचते हैं ताली बजाने से बोलने वालों को हौसला बढ़ जाता है। कमजोर लोगों का ऐसा होता होगा। मैं बाहर से हौसला ग्रहण नहीं करता हूं, अंदर पैदा करता हूं और बांटता हूं। समुच्चय से निश्चय पैदा नहीं होता, निश्चय से समुच्चय पैदा होता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए तो समुच्चय पैदा होता है। जिसके नेता भागने वाले हो, उसके पीछे लगने वाले भी भागने वाले ही होते हैं। ये ख्याल रखना होगा साथियों। ये हमारा जो कार्यक्रम हमने बनाया, नेटवर्किंग का कार्यक्रम बनाया, इस साल 450 जिले में पूर्णकालिक प्रचारक हर तरह से हर हालत में होने चाहिए। और ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, ये कार्यक्रम अभी वामसेव के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, इसमें वामसेव का सेंट्रल यूनिट और पूर्णकालिक प्रचारकों के माध्यम से इस कार्यक्रम पर अमल करने का कार्य चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में 14 तारीख को जो लखनऊ में 500 कार्यकर्ताओं की ऑल इंडिया की जो मीटिंग हो रही है, उसमें सारे देश का जो वामसेव संगठन है वो नेटवर्किंग के काम में झोंक दिया जाएगा, ताकि 2009 तक 6 लाख गांवों में संगठन का नेटवर्क पहुंचाने का जो निर्णय हमने किया है वो हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर हालत में पूरा होना चाहिए, हर परिस्थिति में पूरा होना चाहिए। और किसी को भी इसमें कोई किंतु नहीं होना चाहिए और कोई परंतु भी नहीं होना चाहिए। ये हर हालत में होगा, हर परिस्थिति में होगा। और अगर आप प्रयोग, एक थोड़ा उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये रेल के 2 महीने के मेरे टिकट है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं प्रतिदिन रात में रेल में ही रहता हूं। किसी ने पूछा मेजराम जी कहां, आपका पता किधर है? तो मैंने कहा रेल के स्लीपर में रहता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है। अगर ये दूसरों के ऊपर छोड़ दिया गया तो ये हो जाएगा पूरा। ये हमने दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि इसके बारे में किसी के भी मन में कोई किंतु भी नहीं होना चाहिए और किसी को भी परंतु भी नहीं होना चाहिए। इस साल 450 जिले में संगठन की शाखाएं कार्यरत होनी चाहिए। 2004 तक 550 जिले में पहुंचाने की योजना थी, लगता है 2003 तक ही पूरा हो जाएगा, 1 साल पहले हो जाएगा। और उसके बाद 2005 जनवरी से हमारा दूसरा 5 साल का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, कार्य चलाया जाएगा 2006 तक 5000 तहसीलों में। और 2006 तक अगर ये पहले ही पहुंच जाएगा, मगर जो डिसाइडेड कार्यक्रम है उनके अनुसार अगर ये 6 दिसंबर तक पहुंच गया तो 7 जनवरी 2007 जनवरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम शुरू कर देंगे। 5000 तहसीलों से आंदोलन शुरू होगा। 5,500 तहसील है, उसमें से 5000 तहसीलों से ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। आवाज केवल एक राज्य से नहीं होगा, ये 5000 तहसीलों से होगा। और ये आंदोलन 3 साल तक लगातार कंटिन्यू अलग अलग फेज में चलता रहेगा और 3 साल के अंदर अंदर ये 6 लाख गांवों में पहुंच जाएगा। और हर गांव में एवरेज 200 लोगों को संगठन के साथ, आंदोलन के साथ जोड़ा जाएगा। 6 लाख इंटू 200 बराबर 12 करोड़। गिनती कर लेना, थोड़ा सा गिनती मेरी कच्ची है। 6 लाख इंटू 200 बराबर 12 करोड़। गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को सड़क पर उतारा था तो अंग्रेज लोग चले गए। हम लोगों ने सोचा कि अंग्रेज जाने के बाद जो हुक्मरान है वो अंग्रेजों से थोड़ा ज्यादा बदमाश है, तो ताकत जरा ज्यादा बनानी पड़ेगी। ज्यादा बदमाश लोग हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी करनी होगी। इस बात को ध्यान में रखकर साथियों हमने प्लान बनाया और ये प्लान हर हालत में 2009 तक पूरा होगा। योजना है 2007 तक ही पूरा होना चाहिए।
रिशेड्यूल हम कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से ये आंदोलन की रूपरेखा, ये नेटवर्किंग की रूपरेखा हमने बनाई। दूसरा कार्यक्रम 2 पॉइंट प्रोग्राम में दूसरा पॉइंट है प्रचार माध्यमों का निर्माण करना। लोग कहते हैं हमारे कि लोकतंत्र में जन महत्वपूर्ण होते हैं, मैं नहीं मानता। लोकतंत्र में जन महत्वपूर्ण होते हैं ऐसा जो लोग मानते हैं उनको इस बात का जवाब देना होगा, अगर लोकतंत्र में जन महत्वपूर्ण होते हैं तो 3% वाला अटल बिहारी दिल्ली पर क्यों है? नहीं होना चाहिए। है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जन महत्वपूर्ण नहीं होते, जनमत महत्वपूर्ण होता है। जन नहीं, जनमत। जिनके पास जन नहीं है उनके पास जनमत है। जिनके पास जन नहीं है उनके पास जनमत है। क्यों है? क्योंकि जनमत बनाने के साधनों पर उनका कब्जा है। जनमत बनाने के साधनों पर जब तक उनका कब्जा है तब तक जनवादी सत्ता का भारत में कभी कोई निर्माण नहीं होगा। रूलिंग में ब्राह्मण है, अपोजिशन में ब्राह्मण है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। रूलिंग में ब्राह्मण है, अपोजिशन में भी ब्राह्मण है। 100% पावर उनके कब्जे में है, 100%। अरे अपोजिशन तो होना चाहिए था आपका, रूलिंग नहीं तो। रूलिंग भी उनका, अपोजिशन भी उनका, 100% पावर पर उनका कब्जा है। ये सारा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जनमत के साधनों पर उनका कब्जा है। कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखकर हमने जनमतों के साधनों का निर्माण करने का फैसला किया। और इस बात को ध्यान में रखकर हमने 4 किस्म का प्रचार माध्यम निर्माण करने की योजना बनाई। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे प्रभावी माध्यम है चैनल। जी टीवी, स्टार टीवी, आज तक, सहारा टीवी, ये चैनल है। हमने प्लान बनाया हमारा भी चैनल होना चाहिए और इसके लिए हमने दूरदर्शन के रिटायर्ड डायरेक्टर एम के परमार की अध्यक्षता में जो एक्सपर्ट है उसको इसका चेयरमैन बनाकर एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इसका रिसर्च वर्क चल रहा है और 70% काम ये पूरा हो गया। दिसंबर तक ये रिसर्च रिपोर्ट पानसेव के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को मिल जाएगा और दिसंबर में ये निर्णय किया जाएगा कि हमारा चैनल कौन से साल के कौन से तारीख से शुरू होगा। इसे दिसंबर में घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये जो प्लान हमने बनाया, हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कार्य गति पर चल रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। मगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है जिसको हमने लाखों में शुरू कर सकते हैं। तो लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करके हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने शुरू कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो कैसेट्स बनाने का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया। इस साल 25 लाख रुपए के ऑडियो कैसेट्स वितरित करने का योजना है, जिसमें 70 विषयों के कैसेट्स हमने तैयार किए। क्योंकि कैसेट सुनने के लिए कान की जरूरत होती है, अक्षर ज्ञान की जरूरत होती नहीं है। कान चाहिए, बस हो गया, काम चल गया। सुनना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए 70 विषयों के कैसेट हमने इस साल 25 लाख रुपए के वितरित करने की योजना बनाई। ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, सीडी बनाने का प्लान बनाया, वो वितरित हो रहे हैं। जिनको भी चाहिए उनको मिल सकता है। हो सकता है यहां भी हमारा स्टॉल लग गया हो, पुणे से हमारे लोगों ने लाया हो, यहां वहां आपको सीडी, वीडियो और ऑडियो कैसेट्स भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आज के तारीख में दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावशाली एक मीडिया है वेबसाइट और इंटरनेट। ये भी एक मीडिया है। हमने बाउंसेव के माध्यम से हमारा इंटरनेट ओपन कर दिया। हमारा बाउंसेव का वेबसाइट हमने खोल दिया और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी आवश्यक होते हैं, वो भी ले लिया। क्योंकि अभी वेस्टर्न कंट्री में जो हमारे एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इस आंदोलन के साथ में जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों को जोड़ने के लिए हमने हमारा वेबसाइट ओपन कर दिया। क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप के लोग मानसेव के साथ जुड़ना चाहते हैं,
अब बामसेफ केवल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बामसेफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और इसकी शाखाएं ओपन करने के लिए मैं 2 बार लंदन जाके आया हूं। तो बामसेफ इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का एक नया संगठन हमने बनाया, बामसेफ इंटरनेशनल नेटवर्क। उसका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर MS बहल, मलकियत सिंह बहल को हमने ये जिम्मेवारी लंदन में लगाई। वहां जल्दी ही 2004 तक हम अपना इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा ऑफिस लंदन शहर में ओपन करने वाले हैं 2004 तक, जो 100 कंट्रियों में हमारा नेटवर्क होगा। इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमने वेबसाइट ओपन कर दिया, और इस वेबसाइट पर बामसेफ की जितनी भी जानकारी लोगों को चाहिए वो हमने उसमें डाल दी, ताकि अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए जो लोग हैं वो बामसेफ की जानकारी वहां बैठे बैठे ले सके। क्योंकि अमेरिका और लंदन से भारत में आने के लिए EST की गाड़ी नहीं है जो जल्दी जल्दी आया जाया जा सके। एरोप्लेन सर्विस से आना जाना पड़ता है, सस्ता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर हमने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वेबसाइट ओपन कर दिया। वो पढ़ने के बाद अगर उनके मन में कोई सवाल पैदा होता है तो उस सवाल को तुरंत पूछ सकते हैं, और इंटरनेट पर हम तुरंत उसका जवाब देते हैं। उसके लिए 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने उधर रखे, आशीष जूने, राजू तेलंग, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने उसी काम पर लगा दिए, वो तुरंत उसका जवाब देते थे। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये हमने ओपन कर दिया। हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये क्या मामला है यही समझ में नहीं आता। दूसरा मीडिया है प्रिंट मीडिया। ये जो हर गांव में 200 लोग तैयार करके 12 करोड़ लोगों को तैयार करने का जो मामला है, इस 12 करोड़ लोगों में 110 लोग हमारा पाठक वर्ग होना चाहिए। 1 करोड़ 20 लाख, 12 करोड़ का 110, 1 करोड़ 20 लाख लोगों की पाठकों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमने 550 जिले में और 6 लाख गांव में जब हमारा नेटवर्किंग होगा तो 5 जिले के लिए हमारा एक डेली पेपर होगा। इसका मतलब है 550 जिले के लिए मिनिमम 100 डेली पेपर हमारे होने चाहिए। तो उस डेली पेपर के योजना का प्रारंभ 2004 दिसंबर से हमारा दिल्ली से हिंदी पेपर डेली पेपर शुरू होने जा रहा है। उसके लिए जगह हमने दिल्ली में ले ली है, नोएडा में, और इसके अलावा उसकी मशीनरी लेने का, उसके कोटेशन, उसकी रिक्वायरमेंट की जानकारी लेने का काम 2002 से ही शुरू हो गया है, ताकि 2004 में किसी भी हालत में ये शुरू होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 1000 सेंटर 2004 तक डेवलप होने चाहिए, ताकि दिल्ली से जो पेपर शुरू होगा वो उत्तर प्रदेश में जिस दिन शुरू होगा उसके पहले ही दिन 25,000 का सर्कुलेशन होना चाहिए। एक सेंटर पर 25 पेपर, तो 1000 सेंटर पर 25,000 का सर्कुलेशन पहले ही दिन होना चाहिए। और 100 दिन में ये 1.5 लाख का सर्कुलेशन होना चाहिए, ताकि दिल्ली का एडिशन अलग हो और लखनऊ का एडिशन अलग शुरू किया जा सके। प्लान बनाकर ये सारा कार्य चल रहा है। ये इस तरह के ये जो प्रिंट मीडिया है ये भारत की हर महत्वपूर्ण भाषाओं में शुरू किया जाएगा। आज हमारी 4 भाषाओं में अखबार चलते हैं, पाक्षिक वृत्तपत्र चलते हैं। 2004 तक 9 भाषाओं में ये चलना शुरू हो जाएगा। इसी साल के अंत तक संभवतः 6 भाषाओं में शुरू हो जाएगा, बंगाली और तेलुगु 2 भाषाओं में और शुरू हो जाएगा। साथियों, ये जो कार्यक्रम हमारा प्रिंट मीडिया के एरिया में चल रहा है ये भी एक मीडिया है। तीसरा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया। ये सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप टीवी खोलो तो आपको पता चलेगा कि वहां कोई मोरारी बापू, कोई आसाराम बापू, कोई कापू, कोई टापू और कई किस्म के बापू, आपू और टापू आप लोगों को सुनते और सुनाते हुए मिलेंगे, और हमारे ही लोग सुनते रहते हैं। पहले ही उन्होंने हमारे लोगों का दिमाग को चौपट कर रखा है। थोड़ा सा बचा हुआ है साले, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको चौपट करने के काम में लगे हुए हैं। साथियों, 1 हफ्ता पहले मैं दिल्ली में से पहुंचा और टीवी ऑन करने के लिए, मैं न्यूज सुनने के लिए ऑन कर रहा था तो संस्कार नाम का एक चैनल लग गया। तो देखकर मैं हैरान हो गया कि एक लड़की 20-22 साल की प्रवचन कर रही है। मैं तो समझ रहा था सारा बापू ही काम पर लगे हैं, मगर अब लगता है बापी भी काम पर लग गई। बापू ही नहीं, बापी भी काम पर लग गई है।
और हमारे लोगों के चौपट करने के काम पर उन्होंने लगता है फुल टाइम मशीनरी काम पर लगाई है। और फुल टाइम ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के पास वर्किंग टाइम भी नहीं है। महान लोग हैं, वो ओवर टाइम हमको चौपट करने के काम पर लगा रहे हैं, हमारे पास वर्किंग टाइम भी नहीं है। साथियों, ये जो ट्रेडिशनल मीडिया उन्होंने बनाया उसका जवाब देने के लिए हमारे पास भी अपना ट्रेडिशनल मीडिया होना चाहिए और उनके ट्रेडिशनल मीडिया को परस्पर जवाब होना चाहिए, उधर के उधर जवाब होना चाहिए। हमको उधर एंटेंगल होने की, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मीडिया भी हमारा खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे उसके लिए नागपुर में हमने 60 एकड़ जगह ली है डॉक्टर डीके खाबर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, और वहां ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा, जहां आंदोलन चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा, जहां हर तरह का ट्रेनिंग होगा। मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग होगा, स्ट्रक्चर का ट्रेनिंग होगा, लीडरशिप का ट्रेनिंग होगा, आइडियोलॉजी का ट्रेनिंग होगा, कंपैरेटिव आइडियोलॉजी का ट्रेनिंग होगा, फिलॉसफी का ट्रेनिंग होगा, रिलीजन का कंपैरेटिव स्टडी होगा, वेरियस वेराइटीज के कोर्स होंगे। और लोगों को परफेक्ट आंदोलन को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी आंदोलन तब जिंदा होता है जब उसको चलाने वाले लोग जिंदा होते हैं। तो उनको विचारधारा के आधार पर मजबूत किया जाएगा। हमारे लोग बड़े खाते पीते लोग हैं, और जो खाते पीते लोग हैं तो इस काम पर लगाया जाएगा और इनको 10-20 मोटी मोटी बातें समझाई जाएगी, ताकि वो 10-20 मोटी मोटी बातों का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। ऐसे काम के लिए 10 लाख नौजवानों को काम पर लगाया जाएगा। इसके लिए उनको केवल जबान खर्चा करने की जरूरत है, पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल जबान खर्चा करने का। जबान खर्चा करने से ही काम हो जाएगा। ये 4 किस्म का मीडिया है, नेटवर्किंग और मीडिया। नेटवर्किंग और मीडिया एक 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इससे क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा? इससे शक्ति का निर्माण होगा, शक्ति का संचय होगा और संचयित शक्ति का समुचित समय पर उपयोग और प्रयोग होगा। जब शक्ति का निर्माण होगा, शक्ति का संचय होगा और संचयित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने लायक हम हो जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम होगा नालायक लोगों की नालायकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 2 पॉइंट प्रोग्राम है, ये नालायक लोगों की नालायकी खत्म करने का कार्यक्रम है और नालायक लोगों को लायक बनाने का कार्यक्रम है। और जिस दिन वो लायक बन जाएंगे उस दिन वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद अपने ताकत के आधार पर करने लायक हो जाएंगे। और ऐसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। साथियों, ये बात ख्याल में रखकर हमने एक 2 पॉइंट प्रोग्राम बनाया और इसका सहारा लेकर नालायकों की लायकी पैदा करके इस देश में साथियों हम अपने आजादी का आंदोलन शुरू करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि देश आजाद हो गया, गलत है। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया। क्या प्रस्ताव था? ट्रांसफर ऑफ पावर बिल, सत्ता हस्तांतरण का कानून। बिल का नाम इंडियाज इंडिपेंडेंस बिल नहीं, सत्ता हस्तांतरण। केवल मात्र अंग्रेज लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत आजाद हो रहा है, वो इतिहास जानते थे कि भारत आजाद नहीं हो रहा है। एक विदेशी जा रहा है, दूसरा विदेशी देश का हुक्मरान हो रहा है, अंग्रेज जानते थे। 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण भारत आजाद हो गया और मूल निवासी भारत गुलाम हो गया। ब्राह्मण भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मूल निवासी भारत गुलाम हो गया। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे।
ब्राह्मण अंग्रेजों के विरोध में लड़े और आजाद हो गए। ब्राह्मणों ने हमें आजाद करने का काम नहीं किया। हमें अपनी आजादी की जंग लड़नी होगी। भारत के इतिहास में समस्त भारतवर्ष पर कभी भी ब्राह्मणों का राज नहीं रहा। समस्त भारतवर्ष पर ब्राह्मणों का 15 अगस्त 1947 को राज आया, कभी भी नहीं था। पढ़ लेना इतिहास। भारत पर ब्राह्मणों का समस्त भारत पर भारत के इतिहास में कभी भी राज नहीं था। वो 15 अगस्त 1947 को समस्त भारत पर पहली बार ब्राह्मणों का राज आया। साथियों, हमें अपनी आजादी का आंदोलन चलाना होगा, शुरू करना होगा। और आजादी का आंदोलन चलाने से अगर हम आजादी हासिल कर सके, मेरा यकीन है, विश्वास है, केवल 1 करोड़ लोगों को सड़क पर उतार कर गांधी जी अगर आजाद करवा सकते थे, तो हम लोग 12 करोड़ लोगों को सड़क पर उतार कर अपनी आजादी क्यों नहीं हासिल कर सकते? कर सकते, यकीन है। 1885 से आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा वो कहते हैं, और 48 को 47 को उनको आजादी मिली। तो ये केवल 63 ईयर का मामला है। 63 ईयर में उन्होंने ये किया, हम भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा और इस तैयारी का, अपनी आजादी का आंदोलन शुरू करने के लिए उपयोग और प्रयोग करना होगा। ये सारा नेटवर्किंग का और प्रचार माध्यम का तैयारी करने का जो अभियान है, साथियों, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सभा सम्मेलन करने से क्या होगा, मीटिंगें करने से क्या होगा, क्लास लेने से क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमको कहते रहते हैं। क्या होगा अभी जल्दी ही मैं बताने वाला हूं। थोड़े दिन, ज्यादा नहीं है, लंबा अभी। इसका क्या परिणाम निकलने वाला है, दुश्मन बहुत भली भांति जानता है इससे क्या निकलने वाला है। हमारे लोग नहीं जानते इससे क्या निकलने वाला है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये ख्याल रखना होगा कि आंदोलन में तैयारी से 50% समस्याएं हल होती है और 50% समस्याएं एक्शन करने से हल होती है। हमारी तैयारी चल रही है तो 50% समस्याएं केवल मात्र तैयारी से हल होगी। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए 50% का समय एक्शन के लिए लगाना होगा। ये जो आजादी का आंदोलन है, इस आजादी के आंदोलन के साथ साथ मास्टर चाबी भी आ जाएगी। आजादी के साथ मास्टर चाबी भी आ जाएगी। मास्टर चाबी के साथ आजादी नहीं आती, आजादी के साथ मास्टर चाबी आ जाएगी, मास्टर चाबी के साथ आजादी नहीं आती। और इस विचार की समीक्षा कर लेना। इसलिए ये आंदोलन साथियों हमने तैयारी करने के लिए शुरू किया हुआ है। अभी मेरे पास में जो 15-20 मिनट का समय बचा हुआ है, मैं आरक्षण समाप्ति की ओर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। शिंदे जी ने कुछ बातें बताई, मैं आपको हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाइक जी ने जो कहा उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना जरूरी है। नोट किया, वो अभी है नहीं, उन्होंने मुझे पूछा मैं जा रहा हूं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कैसेट भेज दूंगा, सुन लेना। साथियों, उन्होंने जो बातें कही आमतौर पर हमारे जो अधिकारी लोग हैं ऐसा ही कहते हैं। इसलिए ये विचार नाइक साहब के नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कमोबेश यही बातें हमारे लगभग हर अधिकारी कहते रहते हैं। आप लोगों ने ठीक से शायद उनकी बातें समझी नहीं होगी, समझने के लिए मुझे कुछ बातें आप लोगों को समझानी होगी। उन्होंने आपको एक बात कही कि मैं आरक्षण समाप्त हो रहा है इस बात से सहमत नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। बराबर है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, जैसा उन्होंने ही कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि संसद में कोई आदमी प्रस्ताव लाकर संसद में आरक्षण खत्म करने वाला है, क्योंकि आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है और संविधान से जब तक यह खत्म नहीं होता तब तक यह खत्म नहीं होगा।
अगर ये उनका परसेप्शन है और इसके आधार पर उनका ये ओपिनियन बना हुआ है तो स्वाभाविक है उनका कहना ठीक है। मगर कोई भी बात और कोई भी धारणा एक जगह रुकी हुई नहीं रहती। संविधान में आरक्षण लिखा हुआ है, बात सही है। उन्होंने एक बात और भी आपको कही कि संविधान में ही लिखा हुआ नहीं है, न्यायालय भी इस संवैधानिक अधिकार के सुरक्षा की व्यवस्था न्यायालय के पास भी है, यह भी उन्होंने कहा। इसलिए ये बातें बहुत गंभीर है। अभी संविधान में आरक्षण का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? अनपढ़ों को कोई जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को जो जानकारी है वो बहुत गलत है। वो क्या है? संविधान में हर 10 साल बाद आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ऐसा हमारे पढ़े लिखे लोगों का सोच है। पता नहीं ऐसे लोगों को पढ़े कहा जाना चाहिए या लिखे कहा जाना चाहिए। जरा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ही बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई, अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोगों का बहुत यकीन के बारे में मामला बड़ा डाउटफुल होता है। मैं आप लोगों को ये आर्टिकल ही पढ़कर सुनाता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से ही पता चल जाए और किसी किस्म का आशंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। साथियों, ये एक अत्यंत मूलभूत किस्म का मामला है, और ये मूलभूत किस्म का मामला है, इसलिए ये जानकारी आप लोगों को बताया जाना इतना ज्यादा अहम है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री तक झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं तो आप कल्पना करो ये कितना गंभीर मामला है। अभी पार्लियामेंट में 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड हो गया, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। पार्लियामेंट में उन्होंने ये बिल रखा, पास हो गया, राष्ट्रपति ने उसे गैजेट में पब्लिश किया, और राष्ट्रपति का वो गैजेट मेरे पास है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आरक्षण फिर 10 साल बढ़ गया है। सर्विसेज का, एजुकेशन का, प्रमोशन का आरक्षण फिर 10 साल बढ़ गया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा। और न्यूयॉर्क में जाकर कहा मुशर्रफ झूठ बोल रहे हैं। यह तो हमें पता नहीं है कि मुशर्रफ झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, मगर अटल बिहारी जरूर झूठ बोल रहे हैं। मैं भी अभी बताता हूं झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे बताता हूं। 330 में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में 330वें आर्टिकल के तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन है मेंबर पार्लियामेंट के लिए, जिसके तहत रामदास आठवले आपके पंढरपुर से चुनकर गए, राष्ट्रवादी की घड़ी पर चुनकर गए, और रिपब्लिकन पार्टी के वो मेंबर पार्लियामेंट है। साला बड़ा अजीब मामला है, पता ही नहीं चलता हमको। वो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, मगर घड़ी पर चुनकर गए। कानून कहता है वो राष्ट्रवादी के मेंबर पार्लियामेंट है, आरपीआई के नहीं है, मगर लोगों को वो यही बताते हो आरपीआई के है। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है ये 330 में लोकसभा के लिए, और दूसरा 332 में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। क्या मतलब है कि विधानसभा सर्विसेज का रिजर्वेशन हर 10 साल बाद नहीं बढ़ता। ये सर्विसेज का रिजर्वेशन कहां है? इस सर्विसेज का रिजर्वेशन अभी मैं, ये जो अमेंडमेंट होता है 330 में होता है, 332 में होता है, और सर्विसेज का रिजर्वेशन कहां है? सर्विसेज का रिजर्वेशन है 15/4
आर्टिकल 15(4) क्या लिखा है 15(4) में? 15(4) में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in class 2 of the article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribe. ये है रिजर्वेशन का प्रोविजन। दूसरा 16 में लिखा है, 16वां फंडामेंटल राइट, क्या लिखा है? देयर शैल बी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. ये 16(4) में लिखा है, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class or citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. ये है रिजर्वेशन इन सर्विसेज, एजुकेशन एंड प्रमोशन, 15(4) और 16(4). 15(4) और 16(4) में आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए अमेंडमेंट केवल 330 और 332 में होता है, और ये केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट होता है। और ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कैसे होता है मालूम है? जब नेहरू थे तो नेहरू पार्लियामेंट में बिल रखते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी हाथ खड़े करके बोलते थे, पास पास पास, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट एनी डिस्कशन, पास पास। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, विदाउट डिस्कशन पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाता था। अभी अटल बिहारी प्रधानमंत्री है, अब अटल बिहारी ने पार्लियामेंट में बिल रखा तो सोनिया ने कहा पास पास, कोई चर्चा नहीं। क्यों चर्चा नहीं? क्या आपने सुना कभी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहिए, हमारे लोगों ने मोर्चा निकाला? सुना? हमारे लोगों ने आंदोलन किया कि 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए? कभी हमारे लोगों ने कभी कोई आंदोलन किया? हाँ, एक आंदोलन है 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर आर घोड़े के नेतृत्व में पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ, जिसमें आर घोड़े को बॉम्बे में जेल हुई और आगरा में मास्टर मानसिंह को जेल हुई। उसमें से मास्टर मानसिंह अभी भी जिंदा है और वो आपको अभी भी कह सकते हैं, बता सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर 1946 को पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करने के लिए विरोध में आंदोलन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करना चाहते थे, और जो ब्राह्मणवादी शक्तियां है वो हर 10 साल बाद रिजर्वेशन देती है, हर 10 साल बाद रिजर्वेशन देती है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देती है। बाबा साहब पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते थे, और ये लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल बाद देते हैं, और पार्लियामेंट में उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि चर्चा करेंगे तो पता चलेगा भाई इनको आप 10 साल का रिजर्वेशन दे रहे हो, इन्होंने कौन सा तीर मारा जरा बताओ तो सही, इन्होंने कौन सा तीर मारा जरा बताओ तो सही, इनको 10 साल और एक्सटेंड कर रहे हो। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन दलाली और भड़वेगिरी करने के लिए पैदा किया गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में इसके लिए एजेंट शब्द इस्तेमाल किया था, टूल शब्द इस्तेमाल किया था, और लिखा हुआ है, पढ़ लेना, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी पढ़ लेना। हमारे लोग पढ़ते बहुत कम है, जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, और जिनको समझ में आता है वो बताने का काम नहीं करते। मामला सारा चौपट साला। टूल, अभी 50 साल हो गए, अब टूल शब्द सौम्य हो गया, इसलिए मैंने शब्द बदल दिया, दलाल और बड़ा कर दिया। हालत के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। 50 साल के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दलाल और भड़वे लोग पैदा हुए, और पूना पैक्ट की वजह से ये दलाल और भड़वे पैदा हुए, जो हर 10 साल बाद इसका एक्सटेंशन वो लोग करते। आज रिजर्वेशन समाप्ति की ओर है। एक नहीं, मेरे पास ऐसे 32 एविडेंस है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रयोग के लिए उदाहरण बताता हूं। उन्होंने सिंगल पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं होगा, न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं होगा, मिलिट्री में रिजर्वेशन नहीं होगा, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में रिजर्वेशन नहीं होगा, ऐसे रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे विभाग उन्होंने मार्क किए। जस्टिस के रामास्वामी का फैसला था कि सिंगल पोस्ट, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की एक ही पोस्ट होती है, एक पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, ऐसा फैसला पहले था। के रामास्वामी ने उसको बदल दिया और फैसला दिया कि सारे स्टेट में कितने कॉलेज है उसकी गिनती करो। सारे कॉलेज की गिनती करके अगर 1000 कॉलेज है तो 1000 प्रिंसिपल है। 1000 प्रिंसिपल में SC ST OBC को 500 प्रिंसिपल देने होंगे। न्याय की बात, अगर तुम न्याय करना चाहते हो तो रास्ता निकाल सकते हो, लॉजिकल रास्ता निकल सकता है। के रामास्वामी रिटायर हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होगा। साथियों, ऐसे कई फैसले न्यायपालिका के, कार्यपालिका के। अभी रोस्टर बिंदु का कार्यक्रम आ गया है, 14वां आदमी आपका लिया जाएगा, 14वां आदमी आपका लिया जाएगा। पहले प्रेफरेंस हुआ करता था SC ST के लोगों को, अभी 14वां आदमी लिया जाएगा। अगर 14वां आदमी लिया जाएगा तो अभी रिक्रूटमेंट कैसे होगा? पहले 5 लेंगे, फिर दोबारा 5 लेंगे, तो 14वां नंबर ही नहीं आएगा। 14 लेने हैं तो पहले 5 लेने का, दोबारा 5 लेने का, फिर लेने का, 14वां नंबर ही नहीं आने देने का। ये इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस है। आरक्षण का जो द्रोह है ये वास्तव में राष्ट्रद्रोह है। आरक्षण का जो द्रोह है ये वास्तव में राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि आरक्षण कमजोर को शक्तिशाली बनाने का हथियार है, जिससे राष्ट्र मजबूत होता है। अगर आरक्षण से राष्ट्र मजबूत होता है तो जो आरक्षण का विरोध करने वाले द्रोही है वो राष्ट्र को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम ये फैसले राष्ट्रहित में दे रहे हैं। राष्ट्रहित, साला ब्राह्मणों का हित ही राष्ट्रहित है, बाकी भारत में कोई रहते ही नहीं है। बाकी तुम लोग जो रहते हो वो क्या है? कचरा। वैसे हमारे लोगों के नाम भी होते, कचरा, कचरा भाऊ, पूंजा भाऊ। कचरा इकट्ठा डालते हो ना, उसको बोलते पूंजा। कचरा साला बहुत हो गया था, उससे संतुष्ट नहीं हुए तो पूंजा भाऊ, ये हमारे लोगों के नाम है। तो उनके लिए हम कचरा है, उनके लिए हम कचरे का कुंड है, हम राष्ट्र नहीं है। सारे लोग मिलकर राष्ट्र नहीं बनते, केवल ब्राह्मण ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही ब्राह्मण है, बाकी सारे कचरा है। राष्ट्र हित के लिए हमने ऐसे फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ऐसा लिखा हुआ है। कार्यपालिका ही आरक्षण के विरोध में नहीं, न्यायपालिका भी आरक्षण के विरोध में है, प्रचार माध्यम भी आरक्षण के विरोध में है। कोई ऐसा विंग नहीं जो आरक्षण के विरोध में नहीं है। सारे के सारे लोग मिलकर आरक्षण के विरोध में लगे हुए हैं। साथियों, अगर राष्ट्रीय भावना जगाने की बात नाइक जी ने कही है, अरे भाई, ये मूल निवासियों को राष्ट्र के विरोध में जाने की भावना साली आती ज नहीं, उनके मन में आती ज नहीं, जबरदस्ती से भी नहीं आती। अगर कोई राष्ट्र की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वो आरक्षण जिससे राष्ट्र मजबूत होता है उसका विरोध करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। और आज आरक्षण समाप्त करने का सबसे भयानक कार्यक्रम चल रहा है। एलपीजी से क्या होगा? बहुत सिंपल कार्यक्रम बनाया उन्होंने आरक्षण खत्म करने। कैसे? आरक्षण का विरोध मत करो मगर आरक्षण को खत्म करो, ये स्लोगन है। क्या है? आरक्षण का बिल्कुल विरोध मत करो मगर आरक्षण बिल्कुल समाप्त करो। कैसे? अब पब्लिक सेक्टर अगर खत्म हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर में आरक्षण है, अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आरक्षण का विरोध किए बगैर आरक्षण खत्म हो जाएगा। मंत्रालय रहेंगे, जैसे हमारे सिंधे जी ने कहा कि अभी मंत्रालय बेचने का उन्होंने छोड़ा। मैं आपको बताता हूं, मंत्रालय वो कभी भी बेचने वाले नहीं है, मगर सारे विभागों का प्राइवेटाइजेशन करने के बावजूद भी मंत्रालय रह सकते हैं। आप लोगों ने ठीक से सोचा नहीं? अभी सारे विभागों का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी मंत्रालय रह सकते हैं। अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन सारा 100% है, तो अमेरिका में अगर 100% है तो वहां भी तो मंत्रालय है कि नहीं? वहां है, मंत्रालय है।
मंत्रालय फिर भी रहेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का जो अभियान चलाया जा रहा है एलपीजी के नाम पर, ये आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है और ये देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं है। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर आपके सामने सिद्ध करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम है, तो जो उद्योगपति हमारे देश में है बनिया, तो बनिया लोगों का एक शिष्टमंडल अटल बिहारी के पास गया और कहने लगा, अटल जी, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, इससे मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आएगी, तो ये तो बड़ी मछली है, हम तो बनिया छोटी छोटी मछली है, बड़ी मछली हमको खा जाएगी, हमारा तो कुछ बचाव करो। तो भारत के बनिया लोग जो अटल बिहारी के पास गए, तो अटल बिहारी ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी चिंता को हम गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन करेंगे, छोटी मछली का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। अटल बिहारी ने पॉलिसी बनाई बनिया को बचाने की। क्या बनाया? उन्होंने कहा, ऐसा है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब भारत में आएगी, तो इंडिया में जो भी कंपनियां हैं उनके साथ वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाएगी, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में लुधियाना में बनिया के लोगों का एक प्रोजेक्ट है, हीरो नाम की साइकिल। हीरो नाम की साइकिल निकलती है, जापान से मल्टीनेशनल कंपनी आई होंडा, और उन्होंने, होंडा ने साइकिल के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाया और ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाकर उसने मोटरसाइकिल बनाई। मोटरसाइकिल का नाम रखा हीरो होंडा। हीरो होंडा। अब जो बनिया मल्टीनेशनल से खतरे में पड़ गया था, अब वो बच तो गया, केवल बच ही नहीं गया, बल्कि फॉरेन का पैसा उसकी मदद के लिए आया, फॉरेन की टेक्नोलॉजी उसके मदद में आई, उससे जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भारत के बनिया का बढ़ गया। अटल बिहारी ने भारत के बनिया की चिंता की, मगर प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण खत्म हो रहा है, उसके लिए उन्होंने तुम्हारी चिंता नहीं की। अगर वो तुम्हारी चिंता करते होते तो मैं ये नहीं कहता कि एलपीजी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहता। बनिया को जब उन्होंने बचाया तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का आरक्षण भी वो बचा सकता था। कैसे? अमेरिका में रिजर्वेशन लागू है निग्रो लोगों को, अश्वेत लोगों को, वहां एक कमीशन है। जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको हर साल का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है कमीशन में कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अश्वेत लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। ऐसा उनको कमीशन में जाकर सिद्ध करना पड़ता है, अपने से सिद्ध करना पड़ता है, और उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि ये अपने कंपनी में भेदभाव जनक व्यवहार नहीं करते, तो उनका लाइसेंस बचा रहता है। नहीं तो ऐसे कंपनियों का लाइसेंस ही रद्द हो जाता है। इतना उन्होंने कानून बना रखा है। वो कंपनियां ये नहीं कहती, जैसे भारत के लोग कहते, क्या कहते? इनके पास मेरिट नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा कि मेरिट नहीं है, तो वो कमीशन बोलेगा नहीं है तो फायदा करो। अगर इनके अंदर मेरिट नहीं है तो पैदा करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम पैदा करके लो। जैसे छत्रपति शाहू महाराज को एक ब्राह्मण ने एक लड़का रखा, अनुसूचित जाति का या पिछड़े वर्ग का, तो उस ब्राह्मण ने कहा ये कार्यक्षम नहीं है, इसको निकालना होगा। तो छत्रपति शाहू महाराज ने उस ब्राह्मण को कहा तुम्ही कार्यक्षम आहात काय? हो म्हटले मी तर कार्यक्षमच आहे। या मुलाला 3 महिने तुमच्याजवळ कार्यक्षम बनवण्यासाठी ठेवतो, आणि जर 3 महिन्यामध्ये याला तुम्ही कार्यक्षम बनवलं नाही तर हे सिद्ध होईल की तुम्ही नालायक आहात, आणि मग तुम्हाला मी पेन्शनच्या फॅसिलिटी न देता काढून टाकतो। आता उद्यापासून याचा प्रोबेशन कार्यक्रम तुमच्याजवळ सुरू होईल। काहीही त्याला काम न देता त्या ब्राह्मणांनी त्याला सर्टिफिकेट दिलं, हा कार्यक्षम आहे। इसका क्या मतलब है? तो ये एक बहाना मात्र है।
आप लोगों के साथ भेदभाव करने का, ना देने का। सेम प्रिंसिपल जो छत्रपति शाहू महाराज ने अपनाया था, अमेरिका में वही प्रिंसिपल एडॉप्ट किया जा रहा है रिजर्वेशन के लिए। वो कंपनियां मल्टीनेशनल जो अमेरिका में रिजर्वेशन अमल करती है, वही कंपनियां भारत में आ रही है। जब वो अमेरिका में रिजर्वेशन पर अमल करती है तो भारत में रिजर्वेशन पर अमल करने के लिए उनका ऑब्जेक्शन होने का कोई कारण नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आती है, उनको सिंपली एक शर्त भी नहीं रखती। एग्रीमेंट जो बनाती है तो उसमें शर्त नहीं रखते कि भारत में आने के बाद आपको ये रिजर्वेशन लागू करना होगा, नहीं, मगर बनिया के साथ जॉइंट वेंचर बनाना होगा, इसके लिए उनको एग्रीमेंट करवा कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं वो क्या है कि एलपीजी का कार्यक्रम आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्रकारी कार्यक्रम है। इस बात से यह सिद्ध होता है, अगर उन्होंने हमारे अधिकारों का प्रोटेक्शन किया होता तो मैं ये नहीं कहता, मगर वो हमारे अधिकारों का प्रोटेक्शन कर नहीं रहे हैं और दूसरे लोगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके हाई कास्ट लोगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन में 5 साल में 40 लाख नौकरियां पैदा हुई, उसमें रिपोर्ट है आधा % नौकरियां भी प्राइवेटाइजेशन में SC ST OBC को नहीं मिली। 40 लाख लोगों का रोजगार पैदा हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रिपोर्ट है अनधिकृत आधा % भी नौकरियां SC ST OBC के लोगों को नहीं मिली। पब्लिक अंडरटेकिंग में रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये सारा कार्यक्रम साथियों आरक्षण समाप्त होने की दिशा में बहुत सारे षड्यंत्रकारी कदम उठाए गए हैं। इस विषय पर पटना के अधिवेशन में आरक्षण समाप्ति की ओर का मेरा बड़ा लंबा बुकलेट पब्लिश होने वाला है, जिसमें सारे एविडेंसेस के साथ मैंने कई एविडेंसेस एक रिसर्च करके निकाले हैं। तो वो एक नहीं कई तरीके हैं, तो वो तरीके किस तरीके से वो अमल में लाते हैं। आरक्षण का कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बहाल रखकर, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार वैसे ही रहेगा और प्रैक्टिकल में रिजर्वेशन नदारद हो जाएगा। ये तरीका उन्होंने निकाला, क्योंकि आरक्षण का विरोध करना पब्लिकली राजनीतिक पार्टी के लिए खतरनाक है, क्योंकि उनको वोट चाहिए SC ST OBC के, और हमारे ही लोग उनको दिल्ली में पहुंचाते हैं, इसलिए पब्लिकली इनका विरोध करना बहुत खतरनाक है। इसलिए 2 पार्टियों की अलग अलग नीति है। कांग्रेस की क्या नीति है? कांग्रेस कहती है आरक्षण का बिल्कुल विरोध मत करो, मगर आरक्षण पर अमल बिल्कुल मत करो। ये कांग्रेस की नीति। बीजेपी की क्या नीति है? बीजेपी की नीति है आरक्षण का खुलकर विरोध करो। क्यों? क्योंकि खुलकर विरोध करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है, ये विरोध करने से बीजेपी के समर्थन में खड़े होते हैं। इससे कांग्रेस कमजोर होती है और बीजेपी मजबूत होती है। ये बीजेपी की रणनीति है। 2 पार्टियों की अलग अलग रणनीति है। कांग्रेस का कार्यक्रम है आरक्षण का बिल्कुल विरोध मत करो, मगर आरक्षण पर बिल्कुल अमल मत करो। बीजेपी का नीति है आरक्षण की खुलकर विरोध करो, मगर आरक्षण को खुलकर विरोध करो, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में होता है। ये 2 पार्टियों की अलग अलग नीति है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। शिवसेना बीजेपी का सरकार था तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस का वैल्यूम निकालना बंद कर दिया था। कांग्रेस को 3 साल हो गए, कितने वैल्यूम निकाला कांग्रेस ने? बता सकते हो? एक भी नहीं। शिवसेना बीजेपी ने राइटिंग एंड स्पीचेस के जो वैल्यूम है बाबा साहब अम्बेडकर के, उस पर पाबंदी लगाई। तो हम कहते हैं कांग्रेस के लोग शिवसेना बीजेपी से अच्छे। सारे आरपीआई के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को सरकार में लाया। तो कांग्रेस ने क्या किया? 3 साल हो गए, राइटिंग एंड स्पीचेस का एक भी वैल्यूम नहीं निकाला। और एक भी वैल्यूम नहीं निकाला, कितने लोगों को मालूम है? मालूम भी नहीं हमको। कैसे मालूम होगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव मंत्रिमंडल में है। अरे उधर वो ही नहीं बोलते, हमको बोलने के लिए मालूमात कहां से होगी? आखिरी बात कहकर रामदास आठवले जी ने एक स्टेटमेंट दिया, आज अखबार में पढ़ा होगा। आज के अखबार में मालमत्तेत
आणि संपत्तीमध्ये जमिनीमध्ये जर आम्हाला आरक्षण दिलं तर आम्ही आरक्षण मागणार नाही, बंद केलं तर चालेल. कोण सांगितलं? कोणी सांगितलं? आम्हाला विचारलं का? रामदास आठवलेंनी आरक्षण आम्हाला नसलं तर चालेल कोणाच्या तर्फे तुम्ही हे बोललात? आम्हाला विचारलं का? सल्ला केला का? विचार विनिमय केला का? नहीं. फिर किस आधार पर कह रहे हो? काय समज भी आहे का? आपण काय बोलतो त्या बोलण्याचा अर्थ करतो का आपल्याला? ये रिजर्वेशन यह शासन और प्रशासन में नौकरियों का मामला नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है. और स्टेट्स एंड माइनॉरिटी पढ़ लेना, बाबा साहब अम्बेडकर में लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन है. हमारे पास जमीन हो, माल पत्ता हो, इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, होना ही चाहिए. ना ये अवसर का मामला है, ना ये नौकरी का मामला है. लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति समूहों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए. ये अवसर का मामला नहीं, ये सामाजिक न्याय का मामला नहीं. ये ख्याल रखना. राम मनोहर लोहिया कहता है ये विशेष अवसर है, गलत. बीपी सिंह कहता है सामाजिक न्याय है, गलत. रिजर्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन. रिजर्वेशन इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट. रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है. और ये मामला जब संविधान सभा में उठा था, कांग्रेस के लोगों ने कहा, विरोध किया रिजर्वेशन का, संविधान सभा में, कि इससे कार्यक्षमता प्रशासन की कोलैप्स हो जाएगी. बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसका जवाब दिया. क्या जवाब दिया? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट. कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रतिनिधिक सरकार होती है. मान लिया तुम बुद्धिमान हो, मान लिया तुम कार्यक्षम हो, मान लिया तुम ईमानदार हो, इसके बारे में हमें डाउट है. मान लिया कि तुम बुद्धिमान, कार्यक्षम और ईमानदार हो, मगर तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते. प्रतिनिधित्व का अधिकार ये हम हमारा ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कोई और नहीं कर सकता. ये बुनियादी सिद्धांत है. अगर लोकतंत्र है तो प्रतिनिधित्व का अधिकार फंडामेंटल है. अगर ये बात की समझ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को होती, मेंबर पार्लियामेंट को होती, तो ये नहीं कहते अगर हमको जमीन में रिजर्वेशन हो और मालमत्ता में रिजर्वेशन हो तो हमको आरक्षण नहीं चाहिए. जमीन लेने का फंडामेंटल अधिकार है, मालमत्ता खरीदी करने का फंडामेंटल अधिकार है. बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको पहले ही लिख कर रखा है, पढ़ना होगा. आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो, नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, अब है. जमीन खरीद सकते हो, पहले नहीं सकते थे, है. और ये फंडामेंटल राइट है, पहले नहीं था. देख लेना, पढ़ लेना, लिखा हुआ है. तो हम पढ़ते नहीं है, ये समझ में नहीं आता. ये हमारे प्रतिनिधियों की स्थिति है, ये हालत है. इसलिए साथियों, आज अगर रिजर्वेशन समाप्ति की ओर है तो इसके लिए दो लोग जिम्मेवार हैं. कौन दो लोग? पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लोग. रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है मगर संसद में वो लोग हंगामा खड़ा नहीं कर रहे. 42 लोगों ने संसद में महिला बिल का विरोध किया था, तो आज तक महिला बिल पास नहीं हुआ. बीजेपी समर्थन में है, कांग्रेस समर्थन में है, कम्युनिस्ट समर्थन में है, समाजवादी समर्थन में है, 450 मेंबर पार्लियामेंट समर्थन में है महिला के, मगर बिल पास नहीं हो रहा है. केवल 42 लोगों ने विरोध किया था. 119 हमारे एससी एसटी के एमपी है. अगर उन्होंने 50% एमपी ने पार्लियामेंट में अगर एक दिन भी हंगामा किया पार्लियामेंट में, जानते हो ये आरक्षण समाप्त करने का जो षड्यंत्र है इमीडिएट रुक जाएगा.
इमीडिएट रुक जाएगा। इसलिए अगर आरक्षण समाप्ति की ओर अगर हो रहा है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत चुनकर जाने वाले जो लोग हैं इसके लिए जिम्मेवार है। एक दूसरा SC ST OBC के जो एम्प्लॉइज है, ये दो प्रतिनिधि है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, एक एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हमारे एम्प्लॉइज है इनकी वजह से आरक्षण समाप्ति की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या मांग है? इनकी मांग है हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। 2 किलो चर्बी है तो 4 किलो चर्बी बढ़नी चाहिए। 2 किलो चर्बी से काम नहीं चलेगा, हमारी 4 किलो चर्बी बढ़नी चाहिए। ये इनकी मांग है। तो ये जो लोग केवल अपने तक ही सीमित मांगे कर रहे हैं और जिस समाज में ये पैदा हुए उस समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम नहीं कर रहे हैं। इनकी 2% जनसंख्या है, इनके पास साधन है और समाज के पास संख्या है। अगर इन लोगों ने अपने समाज का आंदोलन खड़ा करने के लिए साधन और संख्या का मेल किया होता, साधन और संख्या अगर मेल किया होता, संगम किया होता, तो क्या होता? शक्ति का निर्माण होता। 2% कर्मचारियों के पास साधन है, समाज के पास संख्या है। साधन और संख्या को संगम कर दो तो शक्ति का निर्माण होगा। शक्ति का निर्माण होगा तो आंदोलन का निर्माण होगा। अगर आंदोलन का निर्माण होगा तो आरक्षण ही नहीं बचेगा, और भी आपको जो चाहिए और भी कुछ है जो मिलेगा, और भी बहुत सी चीजें मिलेगी। मगर ऐसा करने की बजाय हमारे जो कर्मचारी है वो केवल कहते हैं हमारा हमारा और हमारा अतिरिक्त कल्याण होना चाहिए। थोड़ा तो हो गया, थोड़ा और होना चाहिए। ये प्रवृत्ति जो है इनकी वजह से आरक्षण समाप्ति की ओर है। क्योंकि आरक्षण सामाजिक अधिकार है, वो सामाजिक आंदोलन से पैदा हुआ तो सामाजिक आंदोलन से ही बच सकता है। कर्मचारी सामाजिक आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आरक्षण समाप्ति की ओर है। 2 लोग जिम्मेवार है। एक हमारा दुश्मन, अब दुश्मन से दुश्मनी करने की अपेक्षा तो रखनी ही होगी। दुश्मन तो दुश्मनी ही करेगा, दुश्मन दोस्ती तो कर नहीं सकता। अगर दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो करेगा क्या? घोड़ा अगर घास के साथ यारी करेगा तो साला खाएगा क्या? दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो करेगा क्या? दुश्मन दुश्मनी कर रहा है, उनको करने दो, क्योंकि वो दोस्ती कर नहीं सकता। मगर जो लोग इसके फायदेमंद लोग हैं वो लोग भी इसको बचाने के काम में लगे हुए नहीं है। सबसे ज्यादा दुखद बात है, इस बात को ख्याल में रखकर साथियों हमारे अपने समाज के लोगों को तैयार करना होगा, हमारे समाज के लोगों को जगाना होगा और उसमें से आंदोलन तैयार करना होगा। इस आंदोलन से ही आने वाले समय में हमारी समस्याओं को बचाने का बड़ा रास्ता निर्माण होने वाला है। इस दिशा में आप लोग प्रयास करेंगे, इस दिशा में आप लोग सोचेंगे, अनुसरण करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।